हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को 2025 में विज्ञान का जो पेपर आएगा उस पेपर को यहाँ पे कराने वाले हैं। इस पेपर को आप ज़रूर हल करें। देखिए, जब आपको बोर्ड के एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको इसी प्रकार से पेपर मिलेगा और आपको क्या करना रहेगा कि इस पेपर पे सबसे पहले ऊपर अपना अनुक्रमांक लिखना रहेगा और नाम लिखना रहेगा। ठीक है। देखिए, पेपर का जो सेट आज कराएंगे ईके कराएंगे। आप सभी को पता है और इतने दिन से आपको जो पेपर 2025 का वायरल करा रहे हैं, आप सभी को प्रत्येक पेपर में इसके निर्देश बताते रहते हैं। तो आज आप सभी को निर्देश नहीं बताएंगे, आज आप सभी को सीधे प्रश्न को हल कराएंगे। देखिए, ये 2025 का वायरल पेपर है विज्ञान का। आपको जो समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का संपूर्ण समय मिलेगा और ये पेपर आपका रहेगा 70 नंबर का पेपर रहेगा। यदि आप फिर भी निर्देश को पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे हम निर्देश दिखा देते हैं, आप निर्देश को पढ़ लीजिएगा। इसके पहले आपको यदि निर्देश नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, खंड अ है। खंड अ में क्या करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ उपभाग 1 है जिसमें आपको पहले भौतिक विज्ञान के प्रश्न कराया जाएगा, फिर इसके बाद आप सभी को रसायन विज्ञान के, फिर इसके बाद जीव विज्ञान के सभी प्रश्न आपको कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका पहला है कि उपभाग फर्स्ट में देखते हैं जिसमें आपको पहले भौतिक विज्ञान के प्रश्न कराएंगे। देखिए, यहाँ पे इसका पहला प्रश्न आपके सामने है कि किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के ही आंसर दीजिएगा। वक्रता केंद्र पर कह रहा है, वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच कह रहा है, दर्पण के ध्रुव पी पर, दर्पण के ध्रुव पी और फोकस बिंदु एफ के बीच में कह रहा है। देखिए, आपको सभी ऑप्शन के बारे में बता देते हैं। देखिए, वक्रता केंद्र पर यदि किसी वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, पहले मतलब वास्तविक बनता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा यहाँ पे बताते हैं आप सभी को। देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहला पॉइंट पे आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला वाला जो बनेगा, ए वाला कहाँ पे बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, वस्तु के समान आकार का बनेगा। जितना बड़ा वस्तु रखा जाएगा वस्तु के बराबर, वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, पहले। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच में यदि रखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, बी का जो बनेगा आपका वास्तविक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, सी वाला कोई प्रतिबिंब बनता नहीं है। सी वाला देखिए, ये दर्पण के ध्रुव पर रखेंगे तो कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जबकि डी ऑप्शन को देखिए, डी ऑप्शन को कह रहे हैं कि दर्पण के ध्रुव पी और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब जो बनेगा आपका आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, देखिए सभी चारों ऑप्शन के बारे में आपको यहाँ पे बताए हैं। यहाँ पे देखिए, आपका जो है कर वास्तविक और बड़ा, तो वास्तविक और बड़ा कहाँ पे मिलेगा। तो देखिए, वास्तविक और बड़ा जो होगा तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो किसी वस्तु का जो वास्तविक अथवा बड़ा प्रतिबिंब आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वस्तु को सी और एफ के बीच में रखना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ चारों ऑप्शन के बारे में आपको बता दिए हैं जिससे आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन न हो। अगला प्रश्न देखिए, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। ऑप्शन है मीटर होगा, प्रति मीटर होगा, मीटर प्रति सेकेंड होगा या इनमें से कोई नहीं। देखिए, लेंस की क्षमता पी बरा फार्मूला क्या होता है, 1/f होता है। ठीक है, देखिए एक है तो इसे क्या बोलेंगे, इसे प्रति बोला जाता है। एफ का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो यानी प्रति मीटर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, प्रति मीटर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सही जवाब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि प्रति मीटर किसका मात्रक होता है, तो ये लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका। ठीक है, तीसरा नंबर का कह रहा है, एक श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होगा। देखिए, तीसरा का ऑप्शन देखिए लाल दिया है, पीला, हरा, बैगनी। यहाँ देखिए आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है। तो सबसे अधिक जो विचलन होता है बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे एक और आपको आंसर बता देते हैं कि इसमें पूछता है कभी आपसे पेपर में कि सबसे कम विचलन किसका होता है। तो कम कहेगा तो कम जो विचलन होता है लाल रंग का होता है। किसका कम विचलन होता है, लाल रंग का। अधिक किसका होता है, बैगनी रंग का। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपका क्या है, देखिए 14 नंबर का कह रहा है सूर्य श्वेताब प्रतीत होता है, यानी श्वेताब कब प्रतीत होता है। अब ऑप्शन को ध्यान से देखिए आंसर दीजिएगा। कह रहा है सूर्योदय के काफ़ी पूर्व में, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, दोपहर के समय, या सूर्यास्त के काफ़ी बाद। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप कि कह रहा है सूर्य श्वेताब प्रतीत कब होता है, तो दोपहर के समय जो होता है अदम सूर्य जो होता है श्वेताब कलर का प्रतीत होता है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या है आपका 5वां नंबर का कि किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, देखिए किसी प्रतिरोध, देखिए प्रतिरोध फार्मूला R=ρL अपान A, यानी प्रतिरोध तार की लंबाई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर और प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो देखिए चालक की लंबाई निर्भर करता है चालक के पदार्थ के घनत्व पर, चालक का आकार कैसा है, चालक का अनुप्रस्थ काट का। देखिए जो प्रतिरोध होता है किस पर निर्भर नहीं करता है, तो चालक का किस प्रकार का आकार उस पर निर्भर नहीं करता है, जबकि चालक का प्रतिरोध जो होता है लंबाई पर होता है, चालक के पदार्थ का घनत्व कितना है और चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, सब पर निर्भर करता है। लेकिन चालक के आकार किस आकार का है उस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कब 4 विद्युत चालकों का संयोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होता है। देखिए न्यूनतम पूछा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब आपको प्रतिरोधों का संयोजन देगा और प्रतिरोधों के संयोजन में अधिकतम पूछेगा, अधिकतम, तो तब उसको प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, और जब कम की बात कहेगा ना कि इतने प्रतिरोध इसको किस क्रम में जोड़ेंगे उसका तुल्य प्रतिरोध कम आए, तो उसको समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा क्या है, न्यूनतम। तो न्यूनतम यदि प्रतिरोध प्राप्त करना है तो 4 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में आपको जोड़ना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कहा है कि कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। तो कब न्यूनतम होता है, तो सभी को समानांतर क्रम यदि आप जोड़ते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध न्यूनतम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है 7वां नंबर का कि एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की यदि आपको दिशा पता करना है तो किस नियम से आप पता करेंगे, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा हम पता कर सकते हैं। तो कोई भी आपका विद्युत धारावाही चालक है और उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा ये ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से प्रारंभ होता है उपभाग 2, जिसमें आप सभी को रसायन विज्ञान के प्रश्न यहाँ पे कराने वाले हैं। देखिए क्या है 8वां नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। देखिए आपको यदि ये अक्षर स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा तो जो हम पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। ऑप्शन है तांबा होगा, ये आपका सोना लिखा है, क्या लिखा है, सोना, ये आपका पोटेशियम लिखा है, ये एल्यूमिनियम लिखा है। ठीक है, एल्यूमिनियम। देखिए यहाँ कापर को CU से दिखाते हैं, सोना को AU से दिखाते हैं, पोटेशियम को K से दिखाते हैं, एल्यूमिनियम को AL से दिखाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए आपको एक श्रेणी बताए थे, का मांगे, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन मांगे, यानी कि जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होगा वो उसको उसके जल से विस्थापित कर देता है हाइड्रोजन को। देखिए अब सक्रियता श्रेणी याद किए होंगे तो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे CU होता है तो ये विस्थापित नहीं कर पाएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु कौन सा है, ये आपका पोटेशियम है। तो यही जो होता है ना पोटेशियम, उसके ठंडे जल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। इस प्रश्न का सही जवाब C वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ ध्यान दीजिए कि अगला क्या है, निम्नलिखित में से एल्कीन है। आपको देखिए एक होता है एल्केन, देखिए तीनों के बारे में बता देते हैं। एल्केन एक होता है, एल्केन एक होता है, एल्कीन एक होता है, एल्काइन होता है। क्या होता है, एल्काइन, एल्काइन। देखिए एल्केन में होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में होता है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ एल्कीन पूछा है, अब देखिए डबल बॉन्ड कहाँ पे बना है, देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ये ऑप्शन सही होगा नहीं, डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लीजिए सिंगल बॉन्ड है तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए अगला क्या है आपका, कह रहा है कि एक विलियन में लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कोई विलियन है लाल लिटमस को क्या कर दे रहा है, नीला कर दे रहा है, तो इसका पीएच मान क्या होगा। तो देखिए जो क्षार होता है ना, जो क्षार होता है, क्षार जो होता है लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। तो क्षार का पीएच मान हमेशा क्या होता है, 7 से अधिक होता है। अब देखिए 7 से बड़ी संख्या इसमें कौन सा है, 1 दिया है, 3 दिया है, 6 दिया, 8, तो 7 से बड़ी संख्या 8 है। तो इसका मतलब ये इसका पीएच मान क्या होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ ध्यान दीजिए। आपका अगला नंबर का प्रश्न है कि क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है, यानी जो क्लोरीन होता है ना उसमें कौन सा आबंध पाया जाएगा। ऑप्शन है आयनिक बंध पाया जाएगा, एक सहसंयोजी आबंध होगा, द्विसहसंयोजी आबंध हो जाता है, त्रिसहसंयोजी आबंध होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको बता देते हैं। देखिए पहला नंबर था सहसंयोजी। देखिए क्लोरीन का जो अणु होता है उसमें सहसंयोजी आबंध ही होता है, लेकिन अब सहसंयोजी बंध में ऑप्शन पड़े। देखिए 1 दिया है, 2 दिया है, 3। देखिए क्लोरीन के बीच में जो होता है सहसंयोजी बंध एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करने के कारण बनता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, एक सहसंयोजी आबंध होता है। द्विसंयोजी बंध में क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, साझेदारी किया जाता है। त्रिसंयोजी मतलब होता है 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा जो बंध बनता है वो त्रिसंयोजी बंध के अंतर्गत आता है। तो सभी को आपको बता दीजिए। और जब आयनों का आदान प्रदान के द्वारा कोई बंध बनता है तो उसे आयनिक बंध कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। फिर भी किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स जरूर कीजिए। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है। जो जल होता है, जल को स्वच्छ बनाना है, जैसे उसमें जीवाणु पड़े हैं उस जीवाणु को नष्ट करना है, तो कौन से इसमें से पदार्थ उपयोग करेंगे। जैसे धावन सोडा, ये कपड़ा धोने वाला सोडा होता है, बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा होता है, ये फिटकरी होता है, व्यंजक चूर्ण। देखिए आपको याद होना चाहिए कि जल जो होता है उसको शुद्ध करने के लिए आप अपने घर में क्या करते हो, जो पानी होता है उसमें सफ़ेद सा पाउडर डालते हैं। वो जो सफ़ेद सा पाउडर होता है उसको क्या कहते हैं, व्यंजक चूर्ण कहते हैं। इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए व्यंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं, जिसका फार्मूला होता है CaOCl2 होता है। ये फार्मूला भी याद रखिएगा, CaOCl2 व्यंजक चूर्ण का फार्मूला होता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए अगला प्रश्न क्या आपका है, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। देखिए आयनों का क्या हो रहा है, यहाँ पे विनिमय हो रहा है। ठीक है, जैसे प्लस का माइनस में हो जाता है, माइनस का प्लस, ये चेंज हो रहा है, तो उसको पूछ रहा है कि यहाँ से कौन सी अभिक्रिया होगा। देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। प्रतिस्थापन में क्या होता है कि आपका जो तत्व होते हैं वो विस्थापित होते हैं। उभय अपघटन कर रहा है। योगात्मक में क्या होता है कि जब 2 तत्व आपस में क्रिया करके एक नया यौगिक बना लेते हैं तो योगात्मक कहलाता है। वियोजन में क्या होता है कि कोई भी एक यौगिक है वो 2 भागों में टूट जाता है तो वियोजन हो जाता है। अब घटन देखिए, एक ऐसा ऑप्शन बच रहा है जिसमें आप किसी भी आप पदार्थ को क्या करते हैं कि आप उसको गर्म करते हैं तो आयनों में टूट जाता है, प्लस माइनस में टूटता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि जिन अभिक्रिया में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उस अभिक्रिया को कहते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखिए यहाँ से प्रारंभ होते हैं भाग 3। ठीक है, अब भाग 3 में क्या है, जीव विज्ञान के सभी प्रश्नों को देखेंगे। देखिए पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है। तो देखिए जाइलम एक होता है, एक फ्लोएम होता है। पादप में 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक जाइलम पाए जाते हैं, एक फ्लोएम पाए जाते हैं। तो जाइलम का कार्य होता है जल का वहन करना। तो देखिए इसमें ऑप्शन पड़े जल का वहन, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि पादप में जल का कार्य, जाइलम का कार्य होता है जल का वहन करना है। जबकि भोजन का वहन करने के लिए कहा है तो फ्लोएम याद रखिए। क्या याद रखना है आपको, फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है भोजन का वहन करता है। अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया था। ये तो पता हम सबको याद होगा, मटर के पौधे का प्रयोग किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 16 नंबर का प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी मादा में कौन सा जनन तंत्र नहीं पाया जाता। देखिए अंडाशय मादा में पाया जाता है, गर्भाशय भी जो होता है मादा में पाया जाता है, डिंब वाहिनी भी मादा में पाया जाता है। जबकि जो शुक्रवाहिका होती है ये शुक्रवाहिका आपके पुरुषों में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है शुक्रवाहिका। ये शुक्रवाहिका किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका नर में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए अगला क्या है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। यानी जो स्वपोषी पोषण होते हैं यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनाते हैं उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल की भी आवश्यकता है, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता पड़ता है, सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता पड़ता है। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए। अगला प्रश्न है कि समजात अंगों का उदाहरण है, यानी समजात अंग के बताना है कि इसमें से कौन सा उदाहरण है। जैसे ऑप्शन है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के उभरी भूस्तरी। देखिए समजात अंग के अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं, तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी आपको बताने कि मुकुलन द्वारा किसमें अलैंगिक जनन होता है, अमीबा में, ईस्ट में, प्लेज्मोडियम में, लेशमानिया में। देखिए मुकुलन जो अभिक्रिया होता है किसमें होता है, ये आपका जनन क्रिया होता है, एक हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है। तो हाइड्रा तो ऑप्शन में है नहीं, तो आपके सामने कौन सा ऑप्शन है, ईस्ट। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन। याद रखिएगा कि अलैंगिक जो जनन होता है मुकुलन द्वारा किसमें होता है, ईस्ट में होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20वां नंबर का, प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया। तो प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन और डार्विन साहब ने किया था। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया, डार्विन साहब ने किया था। यहाँ तक आपको विज्ञान के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न कराए हैं। आप 20 में से आपके कितने सही हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं कि 20 में से आपके कितने प्रश्न आपके करेक्ट हुए। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका पूरा 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, अब इसके आगे देखिए प्रारंभ होता है खंड ब। अब खंड ब में आपको सभी प्रश्नों को बता देते हैं। इन प्रश्नों को आपको क्या करना है, तैयार जरूर कर लेना है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। सभी प्रश्नों को बताते हैं जो आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए पहला है कि एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण। देखिए पहले नंबर पे तो आपको यही याद रखना है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। यह बहुविकल्पी प्रश्न पूछता है कि उत्तल दर्पण का जो प्रयोग होता है, मोटर जो बाइक होता है पीछे का जो दृश्य देखना है उसके लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। एक प्रश्न तो यही बन जाता है। अब देखिए आगे अब कह रहा है कि बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की है, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर और कहाँ दिखेगा। किरण आरेख भी बनाना है। तो पूरे प्रश्नों को बता दिए, आप इसको जरूर तैयार कर लीजिए। इसी प्रकार जितने भी वायरल प्रश्न हैं आप सभी को बता रहे हैं, इन प्रश्नों को लिख के सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिए। देखिए दूसरा क्या है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है। गणना कीजिए कि यह दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्राकृतिक एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। किरण आरेख भी बनाइए। टोटल 4 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। ठीक है, यह प्रश्न भी आप देख लीजिए। अगला प्रश्न आप देख लीजिए जो आपके लिए एकदम वायरल प्रश्न है। ओम के नियम क्या होते हैं, इसकी व्याख्या करना है। संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए। यह भी बताइए कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। टोटल 4 नंबर का ये प्रश्न रहने वाला है। अगला प्रश्न देखिए आप कि एक विद्युत मोटर कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना एवं कार्य विधि का चित्र बनाइए। ये प्रश्न आप छोड़ सकते हैं, इस प्रश्न को मत तैयार कीजिएगा। ठीक है, और इस प्रश्न को भी मत तैयार कीजिए, इन प्रश्नों को आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है उपभाग 2 जिसमें आप सभी को रसायन विज्ञान के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने सवाल है कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचना चित्र बनाइए। ये टोटल 4 प्रश्न है, चारों एक एक नंबर का है। आपको प्रोपेनॉल का संरचनात्मक सूत्र बनाना है कि कैसे सूत्र बनेगा। 2 मेथिल पेंटोनोइक अम्ल लिखा है उसका, प्रोपीन का, 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2 का। तो इन सब का क्या करना है, संरचनात्मक सूत्र बनाएंगे। खाली आपको संरचना लिख देना है उसका ना, किसका संरचना कैसे बनेगा, उसी पे आपको एक एक नंबर मिल जाएगा। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल है, क्या है आपका कि Na, Mg और Al वे तत्व हैं जिनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रम से 1, 2 तथा 3 है। इनमें किसकी त्रिज्या अधिकतम होगी, कौन सबसे कम विक्रियाशील है, प्रत्येक के लिए कारण सहित उत्तर दीजिए। टोटल 4 नंबर का प्रश्न रहता है। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का 7वां नंबर का प्रश्न क्या है। 7वां नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में
प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे दिया है आपका कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया है तो यहाँ पे क्या भरेंगे आप। फिर आगे दिया है जिप्सम। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को यदि जल के साथ क्रिया कराते हैं तो आपका जिप्सम मिलता है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, जल भरा जाएगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन की यदि क्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है आपको, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है। क्या मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है। ठीक है, इस तरह को संतुलित करना है। जिंक कार्बोनेट को जिंक कार्बोनेट जो होता है जिंक ऑक्साइड में टूटता है और किस में टूटेगा आपका, तो ये कार्बोनेट में टूटेगा। किस में टूटेगा, कार्बोनेट में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको संतुलित करना है। ठीक है, देखिए अगला है कि मैग्नीशियम को किसके साथ क्रिया कराएंगे कि मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा, तो यहाँ क्या भरेंगे आप, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरेंगे। क्या भरना है आपको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी कि अब मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन मिलता है। बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है और साथ में आपका क्या मिलेगा, तो बेरियम सल्फेट मिलता है। क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट। या अभी ये भरना है, बेरियम सल्फेट भर देंगे। ठीक है, देखिए सिल्वर नाइट्रेट को जब सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराया जाता है तो सोडियम नाइट्रेट मिलता है और साथ में क्या मिलेगा, साथ में आपको सिल्वर आयोडाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, तो जो ये आपका प्रश्न था आप सभी को बताया, इन सभी को एकदम तैयार कर लीजिए। अब देखिए अथवा में दिया है वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, टिप्पणी लिखना है। संक्षारण क्या होता है, टिप्पणी लिखना है। यह शब्दलोपन क्या होता है, टिप्पणी लिखना है। यदि आप टिप्पणी लिखते हैं तो 2-2 नंबर का प्रश्न रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप सभी उपभाग 3 देखिए। अब उपभाग जो 3 है इसमें किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जीव विज्ञान के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं वही आपको बताने वाले हैं। देखिए मेंडल का नियम क्या होता है, उनके उचित चित्रों द्वारा समझाइए। टोटल 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। पुष्पों में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करने हेतु स्त्रीकेसर के लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए, एक वर्णन दीजिए। टोटल 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। अगला है कि वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, वर्णन कीजिए। टोटल 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। और फिर इसके अलावा देख रहा वृक्काणु की रचना तथा उसकी कार्यविधि का वर्णन करना है, यानी कि वृक्काणु जो होता है उसकी रचना बनाना है और साथ में उसकी कार्यविधि भी लिखना है। अथवा में देखिए दिया है कि मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा पोषण प्रक्रिया को समझाइए। टोटल 6 नंबर का प्रश्न रहेगा। देखिए ये टोटल आपका जो वायरल पेपर है पूरा पेपर आपको बताएं। किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका आंसर आपको ज़रूर बता देंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार का वायरल पेपरों का प्रश्न हल करना चाहते हैं तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।